आज आप सुन रहे हैं शेरलॉक होम्स की अगली कहानी, अ केस ऑफ आइडेंटिटी, जिसे लिखा है सर आर्थर कैनन डॉयल ने। अ केस ऑफ आइडेंटिटी, एक मामला पहचान का। मेरे प्यारे साथी, बेकर स्ट्रीट स्थित शेरलॉक होम्स के घर में हम दोनों आग के दोनों तरफ बैठे हुए थे। तभी उसने कहा, जीवन उससे कहीं ज़्यादा विचित्र है जिसकी कल्पना मानव मन कर सकता है। हम उन चीज़ों की कल्पना करने का साहस भी नहीं कर सकते जो असल में हमारे अस्तित्व की आम बातें हैं। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़े उस खिड़की से बाहर उड़ जाएं, घरों की छतों को उघाड़ें और उनके भीतर झांकें तथा पीढ़ियों से वहां चल रही विचित्र हरकतों, विचित्र संयोगों, योजनाओं, घात प्रतिघातों, घटनाओं की अद्भुत श्रृंखलाओं के साक्षी बने, तो हम इन अजीबोगरीब नतीजों तक पहुंचेंगे। उनके सामने अपनी पारंपरिकताओं और पूर्वज्ञात निष्कर्षों से युक्त कथा कहानियां बहुत पुरानी और अलापकारी नजर आएंगी। फिर भी मैं उसका कायल नहीं हुआ। मैंने जवाब दिया, अखबारों के जरिए जो मामले उजागर होते हैं वे नियमित काफ़ी नीरस और भौंडे होते हैं। हमारी पुलिस रिपोर्टों में आखिरी सीमा तक खींचा गया यथार्थवाद तो होता है, फिर भी ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि वे ना तो मोहक होता है और ना ही कलात्मक। एक यथार्थवादी प्रभाव पैदा करने के लिए कोई निश्चित विवेक आधारित चयनात्मक प्रतिक्रिया अपनाई जानी चाहिए। होम्स ने टिप्पणी की, पुलिस रिपोर्टों में यही कमी है जो एक प्रेक्षक के लिए पूरे मामले को समझने के लिए ज़्यादा सार्थक होते हैं की अपेक्षा मजिस्ट्रेट की ऊंची ऊंची हवाई बातों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इन रिपोर्टों पर निर्भर करो तो नीरस निरर्थक बातों के सिवाय कुछ हाथ न लगेगा। मैंने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिला दिया। तुम्हारी सोच को मैं बखूबी समझ सकता हूँ, मैंने कहा। निश्चित रूप से 3 महाद्वीपों में जो भी पूरी तरह से दिग्भ्रमित हो उनके लिए गैर सरकारी सलाहकार और मददगार की तुम्हारी हैसियत से तुम उन लोगों और स्थितियों से 2-4 होते हो जो विचित्र और बेतुकी हो। परंतु यहाँ मैंने आज सुबह का अखबार जमीन से उठाया। चलो उसे एक व्यवहारिक परीक्षण से गुजारें। यह है पहला शीर्षक जिस पर मैं आता हूं, एक पति का अपनी पत्नी पर अत्याचार। उसके नीचे आधे कॉलम की रिपोर्ट है जिसे पढ़े बिना ही मैं जानता हूं उसमें वही सब जानी पहचानी बातें लिखी हैं। निश्चित रूप से उसमें एक दूसरी औरत होगी, ड्रिंक, धक्का मुक्की, प्रहार, चोट, सहानुभूति रखने वाली बहन या मकान या मालकिन। सबसे अनगढ़ लेखक भी इनसे ज्यादा घिसी पिटी चीजें नहीं परो सकता। असल में तुम्हारा उदाहरण तुम्हारे अपने तर्क के लिए मजबूत नहीं। पेपर हाथ में लेकर उस पर नजर दौड़ाते हुए होम्स ने कहा, यह डंडस के विवाह विच्छेद का केस है और संयोगवश उससे संबंधित कुछ छोटे मोटे मुद्दे सुलझाने के लिए मुझे नियुक्त किया गया था। पति कोई व्यसन नहीं था, कोई दूसरी औरत नहीं थी, और जिस बात की शिकायत की गई थी और वो ये थी कि पति को एक आदत लग गई थी जिसके बाद वो हर भोजन के अंत में अपने नकली दांत निकालकर पत्नी की ओर फेंकता था, जो तुम मानोगे कि एक ऐसा कृत्य है जो एक औसत किस्सागो की कल्पना में नहीं आ सकता। एक चुटकी नस्वार लो डॉक्टर, और कबूल करो कि तुम्हारे उदाहरण से मेरा उदाहरण बेहतर था। उसने सुनहरे रंग का बक्सा जिसमें नस्वार थी, जिसके ढक्कन के बीचों बीच एक नग जड़ा हुआ था, आगे बढ़ाया। उसकी भव्यता होम्स के सादे जीवन और सहज व्यवहार से इतनी उलट थी कि मैं उस पर टिप्पणी किए बिना रह ही नहीं सका। ओह, उसने कहा, मैं तो भूल ही गया था कि कुछ हफ्तों से मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। यह आयरन एडलर पेपर्स के मामले में बेहकिए की राजा की ओर से दिया गया एक छोटा सा स्मृति चिन्ह है। और वो अंगूठी? उस असाधारण रत्न की ओर देखते हुए मैंने पूछा, जो उसकी उंगली पर चमक रहा था। ये हॉलैंड के शासक परिवार की ओर से है। हालांकि जिस मामले में मैंने उन्हें अपनी सेवाएं दी थी वो इतना नाजुक है कि मैं उसे तुम्हारे साथ भी शेयर नहीं कर सकता, जिसने मेरी 1 या 2 छोटी मोटी समस्याओं को लिपिबद्ध करने की कृपा हो। और क्या अभी तुम्हारे सामने कोई समस्या है? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। कोई 10 या 12 होंगी, मगर ऐसी कोई नहीं जिसमें तुम्हें दिलचस्पी हो। वे महत्वपूर्ण हैं परंतु दिलचस्प नहीं। असल में मैंने देखा है कि आमतौर पर कम महत्व वाले मामलों में ही अवलोकन तथा कारण और प्रभाव के त्वरित विश्लेषण, जो एक जांच को आकर्षण प्रदान करता है, की गुंजाइश होती है। बड़े अपराध अक्सर सीधे सरल होते हैं, क्योंकि जितना बड़ा अपराध होगा अपराधी का उद्देश्य नियमित उतना ही स्पष्ट होगा। ऐसे मामलों में सिवाय मार्शलस से मुझे सौंपे गए एक जटिलतम मामले के ऐसे कोई बात नहीं होती जो चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प हो। परंतु ये संभव है कि जल्द ही मेरे हाथों में कोई बेहतर केस हो, क्योंकि वो मेरे ग्राहकों में से एक है, या फिर मुझे बड़ी गलतफहमी हुई है। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था और विभक्त ब्लाइंड्स में से नीचे लंदन की नीरस बदरंग सड़कों को देख रहा था। उसके कंधे के ऊपर झांकते हुए मैंने देखा कि सामने वाले फुटपाथ पर भारी डील डॉल वाली एक औरत, जिसने गले में फर का बोआ लपेट रखा था तथा जिसके सर पर एक चौड़ी किनारे वाली हैट थी जिसमें एक बड़ा सा घुंघराला रेड फेदर लगा हुआ था,
और जो डेवनशायर की नखरेबाज डचेस की स्टाइल में उसके कान के ऊपर कुछ तिरछा हुआ रखा हुआ था। उस बड़े से छतरीनुमा हैट के नीचे से उसने एक नर्वस, झिझक भरे अंदाज से हमारी खिड़कियों की ओर नजर डाली, जहां उसका शरीर आगे पीछे डोल रहा था। उसकी उंगलियां बिना मतलब के उसके दास्तानों के बटन खोल बंद कर रही थीं। अचानक जैसे एक तैराक गोता लगाता है, उसने तेजी से सड़क पार की और कुछ मिनट बाद ही हमने डोरबेल की तीखी आवाज़ सुनी। मैंने लक्षण पहले भी देखे हैं, अपनी सिगरेट को आग के हवाले करते हुए होम्स ने कहा। फुटपाथ पर ठिठकने का अर्थ है प्रेम से जुड़ा कोई मामला हो। वो हमसे सलाह लेना चाहती है और तय नहीं कर पा रही है कि मामला इतना नाजुक तो नहीं कि इसे बताया न जा सके। और यहाँ भी हम भेद कर सकते हैं, जब किसी पुरुष ने एक औरत के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया हो तो वो यहाँ आने के लिए ठिठरेगी नहीं, बल्कि उसका लक्षण होगा डोरबेल की एक लंबी घंटी। यहाँ हम ये मान सकते हैं कि प्यार से जुड़ा ही कोई मामला है, पर मोहतरमा गुस्से से ज़्यादा हैरान या दुखी हैं। लो, हमारे संदेह दूर करने के लिए मैडम खुद हमारे सामने हैं। वो बोल ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सेवक ने प्रवेश किया और मिस मैरी सदरलैंड के आगमन की सूचना दी, जबकि छोटे कद के सेवक के पीछे वो भारी भरकम महिला स्वयं नजर आ रही थी। शर्लक होम्स ने सहज शिष्टाचार, जिसके लिए वह जाना जाता था, से महिला का स्वागत किया और दरवाज़ा बंद करने के बाद उसे विनम्रतापूर्वक एक आराम कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसने बारीक मगर उड़ती नज़र से जो उसकी खासियत थी उसका मुआयना किया। उसने पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी निकट दृष्टि के कारण इतनी ज़्यादा टाइपिंग करना भारी पड़ता होगा? पहले लगता था, उसने जवाब दिया, पर अब मैं जानती हूँ कि अक्षर कहाँ है और मैं बिना देखे टाइप करती हूँ। फिर अचानक होम्स के शब्दों का पूरा निहितार्थ समझाते हुए उसने कुछ विचलित होकर ऊपर देखा तो उसके चौड़े हंसमुख चेहरे पर भय और आश्चर्य के भाव थे। आपने मेरे बारे में सुना है मिस्टर होम्स? अन्यथा आप ये सब कैसे जानते हैं? वो बोली। वो महत्वपूर्ण नहीं है, होम्स ने हंसते हुए कहा। चीज़ों की खबर रखना मेरा काम है। शायद मैंने स्वयं को ही देखने के लिए प्रशिक्षित किया है, जिसकी लोग अनदेखी करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो मुझसे सलाह लेने के लिए आप यहाँ क्यों आती? मैं आपके पास इसलिए आई सर कि मैंने श्रीमती एथरेक, जिनके पति का आपने इतनी आसानी से पता लगा लिया था, जबकि पुलिस और अन्य सभी ने उन्हें मरा जानकर उन्हें खोजना ही बंद कर दिया था, उसके बारे में सुना था। ओ मिस्टर होम्स, मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए आप भी ऐसा ही करें। मैं अमीर नहीं हूँ, फिर भी सालाना 100 पाउंड मुझे मेरे हक के मिलते हैं, जिसके अतिरिक्त मशीन से भी मैं कुछ कमाई लेती हूँ। और ये जानने के लिए कि मिस्टर होज़मर एंजल के साथ क्या हुआ, मैं वो सब कुछ आपको दे दूंगी। मुझसे सलाह लेने के लिए आप इतनी जल्दबाजी में क्यों आई? शर्लक होम्स ने पूछा। उसकी उंगलियों के पोर जुड़े हुए थे और आंखें छत की ओर ताक रही थी। एक बार फिर मिस सदरलैंड के किसी कदर अभिव्यक्ति शून्य चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। हाँ, मैं घर से पैर पटकती हुई निकली थी, उसने कहा, क्योंकि सारे घटनाक्रम को विंडी बैंक, जो मेरे पिता हैं, जितने हल्के में ले रहे थे उससे मैं काफ़ी खफा थी। वे ना पुलिस के पास जा रहे थे, ना आपके यहाँ जाने को तैयार थे। जब वे कहे जा रहे थे कि होज़मर के जाने से कोई आफत नहीं आ गई, तो मैं गुस्से में लाल हो गई। फिर मैंने अपनी चीज़ें समेटी और सीधे आपके पास आ गई। आपके पिता? होम्स ने कहा। निश्चित रूप से आपके सौतेले पिता, क्योंकि नाम अलग है। हाँ, मेरे सौतेले पिता। मैं उन्हें फादर कहती हूँ। हालांकि ये भी हास्यास्पद है, क्योंकि वे मुझसे केवल 5 वर्ष और 2 महीने ही बड़े हैं। और आपकी माँ जीवित है? बिल्कुल, मेरी माँ जीवित और स्वस्थ है। मैं बहुत खुश नहीं थी मिस्टर होम्स, जब उन्होंने मेरे पिता की मृत्यु के बाद इतनी जल्दी दोबारा शादी कर ली, और वे भी एक ऐसे आदमी से जो उम्र में उनसे 15 साल छोटा था। मेरे पिता टोटनहम कोर्ट रोड पर एक प्लम्बर थे और वे अपने पीछे एक अच्छा खासा बिजनेस छोड़ गए थे, जिसे माँ फॉरमैन हार्डी के साथ मिलकर चलाती रहीं। मगर जब मिस्टर विंडी बैंक उनके जीवन में आए तो उन्होंने माँ का बिजनेस बिकवा दिया, क्योंकि शराब के धंधे में होने के कारण वे कहीं ज़्यादा अमीर थे। बिजनेस बेचने पर गुडविल और ब्याज के रूप में उन्हें 4700 पाउंड मिले थे, जो उससे कम ही था जितने मेरे पिता कमा लेते अगर वे जीवित होते। मैंने सोचा था कि उसके असंभत और महत्वहीन वर्णन से शर्लक होम्स अधीर हो जाएगा, परंतु इससे पलट वो पूरे मनोयोग से उस महिला की कहानी सुन रहा था। आपकी अपनी छोटी मोटी आमदनी? उसने पूछा। क्या वो बिजनेस से आती है? नहीं महोदय, वो बिल्कुल अलग है, और जिसे ऑकलैंड निवासी मेरे अंकल नेड मेरे लिए छोड़ गए थे, वो न्यूजीलैंड के शेयरों के रूप में है, जो 4.5% का रिटर्न देती है। निवेश की गई राशि 2500 पाउंड थी, पर मैं केवल ब्याज ले सकती हूँ। आप मुझे बड़ी दिलचस्प लगती हैं, होम्स ने कहा, और चूंकि आपको साल में 100 पाउंड की बड़ी राशि मिलती है, साथ में आप कमाती भी हैं। बेशक आप थोड़ी यात्रा भी करती हैं और हर तरह से मौज भी करती हैं। मैं समझता हूँ, एक अकेली महिला 60 पाउंड प्रति माह पर मज़े से जी सकती है। इसे काफ़ी कम से मेरा गुजारा हो सकता है मिस्टर होम्स, मगर आप समझ सकते हैं कि जब तक मैं उस घर में रहती हूँ
मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती और इसलिए वे मेरे धन का इस्तेमाल करते हैं। बेशक ये स्थिति अस्थायी है। विंडी बैंक हर 3 महीने बाद मेरे ब्याज की राशि निकालते हैं और मेरी माँ को दे देते हैं। टाइपराइटिंग से जो मैं कमाती हूँ उससे मेरा गुजारा आराम से हो जाता है। मुझे 1 पेज के 2 पेन्स मिलते हैं और मैं अक्सर एक दिन में 15 से 20 पेज टाइप कर लेती हूँ। आपने मेरे सामने अपनी स्थिति काफ़ी स्पष्ट कर दी है, होम्स ने कहा। ये मेरे मित्र हैं डॉक्टर वॉटसन, जिनके सामने आप उतना ही खुलकर बोल सकती हैं जितना मेरे सामने। अब आप कृपया मिस्टर होमर एंजल के साथ अपने संबंधों के बारे में सब कुछ बताएं। मिस सदरलैंड के चेहरे पर एक छाया सी तैर गई और वो कुछ नर्वस होकर अपने जैकेट के किनारे से खेलने लगी। मैं उनसे पहली बार गैसफिटर्स के नृत्य समारोह में मिली थी, उसने कहा। जब मेरे पिता जीवित थे वे उन्हें टिकट्स भेजा करते थे। उन्होंने बाद में भी हमें याद रखा और माँ के लिए टिकट्स भेजते रहे। मिस्टर विंडी बैंक नहीं चाहते थे कि हम वहाँ जाएं। हम कहीं भी जाएं उन्हें पसंद नहीं था। अगर मैं रविवार के दिन स्कूल में होने वाली पार्टी में भी जाना चाहती थी तो वे आग बबूला हो जाते थे। पर इस बार मैं अड़ी रही। उन्हें हमें रोकने का क्या अधिकार था? उन्होंने कहा कि वहाँ की भीड़ अच्छे स्तर की नहीं थी, जबकि मेरे पिता के सभी मित्र वहाँ होते थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई ढंग की पोशाक भी नहीं थी, जबकि मेरे पास मखमल की जामुनी पोशाक थी जिसे मैंने कभी ड्रॉर से निकाला ही नहीं था। अंत में जब वे कुछ नहीं कर पाए तो वे बिजनेस ट्रिप पर फ्रांस चले गए। माँ, मैं और मिस्टर हार्डी, जो हमारे फॉरमैन हुआ करते थे, उनके साथ वहाँ गए और यही वो जगह और अवसर था जिस पर मैं मिस्टर होमर एंजल से मिली थी। मैं समझता हूँ, होम्स ने कहा। जब मिस्टर विंडी बैंक फ्रांस से लौटे होंगे तो वे नृत्य समारोह में जाने के कारण आपसे बहुत नाराज़ हुए होंगे। अरे नहीं, उन्होंने उसे बहुत हल्के में लिया था। मुझे याद है कि वे हंसे थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी औरत को कुछ भी करने से मना करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी का ही करेगी। अच्छा, तो गैसफिटर्स के नृत्य समारोह में, जैसा मैं समझा हूँ, आप मिस्टर होमर एंजल नाम के एक सज्जन से मिली? हाँ सर, उस रात मैं उनसे मिली और अगले दिन उन्होंने ये जानने के लिए कि हम सुरक्षित घर पहुँचे या नहीं, ये जानने के लिए फ़ोन किया था और उसके बाद हम उनसे मिले। कहने का मतलब ये है मिस्टर होम्स कि हम दोनों 2 बार घूमने गए और उसके बाद पापा फिर लौट आए और मिस्टर होमर एंजल दोबारा हमारे घर पर नहीं आ सके। नहीं, आप तो जानते ही हैं कि पापा उस तरह की कोई बात पसंद नहीं करते थे। अगर उनका वश चलता तो वे हमारे घर पर किसी को भी आने नहीं देते। वे कहा करते थे कि एक औरत को अपने परिवार के बीच ही खुश रहना चाहिए। मगर जैसा मैं माँ से कहा करती थी कि हर औरत अपना खुद का सर्कल चाहती है और मुझे अब तक मेरा सर्कल नहीं मिला था। पर मिस्टर होमर एंजल का क्या उन्होंने आपको देखने की कोई कोशिश नहीं की? 1 हफ्ते में पापा फिर फ्रांस जाने वाले थे और होमर ने पत्र लिखकर कहा कि सुरक्षित और बेहतर ये होगा कि उनके जाने तक हम एक दूसरे से ना मिले। इस दौरान हम एक दूसरे को खत लिख सकते थे और वो हम रोज़ करते थे। मैं सुबह तड़के ही खत ले लेती थी ताकि पापा को पता ना चले। क्या इस समय तक आप इस सज्जन से वचनबद्ध हो गई थी? हाँ मिस्टर होम्स, हम पहली बार घूमने गए थे तभी वचनबद्ध हो गए थे। लंदन हॉल स्ट्रीट के पास एक ऑफिस में कैशियर थे। कौन से ऑफिस में? मेरी शिकायत का सबसे बुरा भाग यही है मिस्टर होम्स, मैं नहीं जानती। फिर वे रहते कहाँ थे? वे ऑफिस में ही सो जाते थे। और आपको उनका पता मालूम नहीं है? नहीं, सिवाय इसके कि वो लंदन हॉल स्ट्रीट पर ही गई हैं। फिर आप अपने पत्र किस पते पर भेजते थे? लंदन हॉल स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस को, और वे वहीं से उठा लेते थे। उन्होंने कहा कि अगर पत्र ऑफिस के पते पर भेजे गए तो दूसरे सभी क्लर्क उनका मजाक उड़ाएंगे कि एक महिला उन्हें पत्र लिखती है। इसलिए मैंने सुझाया कि मैं उन्हें हाथ से लिखने के बजाय टाइप करके भेजा करूँगी, जैसा वे करते थे। मगर वे नहीं माने, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैं हाथ से लिखती हूँ तो उन्हें लगता है कि वे पत्र मेरी ओर से ही आए हैं, परंतु जब वे टाइप किए जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम दोनों के बीच एक मशीन आ गई है। इससे आपको पता चल गया होगा कि वो मुझे कितना प्यार करते थे। वो सचमुच बहुत कुछ बयां करता था, होम्स ने कहा। एक लंबे समय से मेरा सिद्धांत रहा है कि ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें ही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। क्या आपको होमर एंजल के बारे में कोई और छोटी मोटी बातें याद नहीं है? वे बहुत शर्मीले आदमी थे मिस्टर होम्स। वे मेरे साथ दिन के बजाय शाम को घूमना पसंद करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें लोगों की नज़रों में आना अच्छा नहीं लगता। वे बहुत संकोची और सज्जन आदमी थे, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ भी मृदु थी। उन्होंने बताया था कि जब वे छोटे थे उनकी गिल्टी बड़ी हुई तथा गले में सूजन रहा करती थी और उसी के कारण उनका गला कमज़ोर हो गया था। उनकी बोली कुछ हिचकिचाहट भरी और फुसफुसाने जैसी हो गई थी। वे हमेशा सलीके से कपड़े पहनते थे, बहुत साफ और इस्त्री किए हुए, पर उनकी आंखें कमज़ोर थी जैसे मेरी हैं, और धूप में काला चश्मा पहनते थे। अच्छा, तो अब आपके सौतेले पिता मिस्टर विंडी बैंक फ्रांस चले गए, तब क्या हुआ?
मिस्टर होमर एंजल दोबारा हमारे घर आए और उन्होंने प्रस्ताव किया कि पापा के आने से पहले हमें शादी कर लेनी चाहिए। वे बहुत ज़्यादा गंभीर थे और उन्होंने मेरा हाथ बाइबल पर रखवाकर कसम दिलवाई कि चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा उनके प्रति वफादार रहूंगी। माँ ने कहा कि मुझसे कसम दिलवाकर उसने ठीक किया था और ये उसके अगाध प्यार का सूचक था। माँ शुरू से ही न सिर्फ उनके पक्ष में थी बल्कि उन्हें मुझसे भी ज़्यादा पसंद किया करती थी। फिर जब उन्होंने 1 हफ्ते के भीतर शादी की बात की तो मैंने पापा के लौटने की बात की, मगर दोनों ने कहा कि उनकी चिंता ना करो, उन्हें बाद में बता दिया जाएगा, और माँ ने कहा कि वे उन्हें राज़ी करा लेंगी। मुझे वो बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी थी मिस्टर होम्स। ये हास्यास्पद लगता था कि मैं उनसे शादी की इजाज़त लूँ, क्योंकि उम्र में वे मुझसे कुछ ही साल बड़े थे, मगर मैं कोई भी काम छिपाकर नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने बोर्डोक्स, जहाँ कंपनी के फ्रेंच कार्यालय थे, के पते पर पापा को एक पत्र लिखा, और वो पत्र मेरी शादी वाले दिन की सुबह मेरे पास वापस आ गया था। इसका मतलब वो उन्हें मिला ही नहीं? नहीं सर, क्योंकि उस पत्र के वहाँ पहुँचने से कुछ समय पहले ही पापा इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुके थे। ओह, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। फिर क्या आपकी शादी शुक्रवार को चर्च में ही होनी थी? हाँ महोदय, पर बहुत सादगी से। वो किंग्स क्रॉस के पास सेंट सेवियर्स में ही होनी थी, और फिर बाद में हमें पिंक्रास होटल में नाश्ता करना था। होस्मर हमारे लिए एक तांगा लेकर आए, पर चूंकि हम 2 थे इसलिए उन्होंने हम दोनों को उसमें बिठाया और खुद एक बग्गी में बैठ गए, जो संयोग से उस सड़क पर एकमात्र दूसरी गाड़ी थी। हम चर्च में पहले पहुंच गए, और जब बग्गी वहां पहुंची तो हमने इंतज़ार किया कि वे उससे उतरेंगे, पर वे उतरे ही नहीं। और जब कोचवान ने उतरकर बग्घी में झांका तो वहाँ कोई भी नहीं था। कोचवान ने कहा कि वो हैरान था कि उनका क्या हुआ, क्योंकि उसने अपनी आंखों से उन्हें बग्घी में चढ़ते हुए देखा था। ये पिछले शुक्रवार की बात है मिस्टर होम्स, और मैंने अब तक ऐसा कुछ देखा या सुना नहीं जो इस पर प्रकाश डाल सके कि उनका क्या हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत ही शर्मनाक व्यवहार हुआ है, होम्स ने कहा। नहीं सर, वे इतने अच्छे और दयालु हैं कि वो मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। बल्कि शादी वाले दिन पूरी सुबह वे मुझसे कहते रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना वचन निभाना है, और ये भी कि हमें अलग करने के लिए यदि कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो मुझे हमेशा याद रखना है कि मैंने उन्हें वचन दिया है और देर सवेर वे अपना दावा जरूर पेश करेंगे। शादी वाले दिन की सुबह ये बातें विचित्र थीं, परंतु उसके बाद जो हुआ वो उन्हें एक अर्थ प्रदान करता है। निश्चित रूप से। तो क्या आपकी राय ये है कि वे किसी अप्रत्याशित मुसीबत में फंस गए हैं? हाँ सर, मैं समझती हूँ उन्हें किसी खतरे का अंदेशा था, नहीं तो उन्होंने इस तरह की बातें ना की होती। और फिर मैं समझती हूँ उन्हें जिस बात का अंदेशा था वही हुई। और आपको कोई आइडिया नहीं है कि वे आशंका क्या रही होगी? नहीं। एक और सवाल, आपकी माँ ने इस घटना को किस तरह से लिया? वो बहुत गुस्से में थी और उन्होंने कहा कि उस मामले में मैं उनसे कभी भी बात ना करूं। और आपके पिता, क्या आपने उन्हें बताया? हाँ, और मेरी तरह वो भी यही सोचते हैं कि ज़रूर कुछ हुआ था, तथा होस्मर के बारे में जल्दी कोई खबर मिलेगी। जैसा उन्होंने कहा, मुझे चर्च के दरवाजे तक लाकर छोड़ देने में किसका क्या मकसद हो सकता है? अगर होस्मर ने मुझसे कुछ मनी उधार ली होती, या मुझसे शादी करने के बाद हमारी ओर से उन्हें कुछ धन या कीमती कुछ मिलना होता, तो कोई कारण हो सकता था। मगर पैसों के मामले में होमर बहुत स्वतंत्र थे। मेरी एक शिलिंग पर भी उनकी कोई नज़र नहीं थी। फिर भी ऐसा क्या हुआ होगा कि वे एक पत्र भी ना लिख सके? ओह, जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो आधी पागल हो जाती हूँ, और रात को मुझे घड़ी भर नींद नहीं आती। उसने अपने दस्ताने में से एक छोटा सा रुमाल निकाला और उसमें मुंह छुपाकर जोर जोर से सुबकने लगी। मैं आपके लिए इस केस को ज़रूर देखूंगा, होम्स ने उठते हुए कहा, और मुझे संदेह नहीं है कि हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। अब इस मामले का भार मुझ पर छोड़ दीजिए और उस पर ज़्यादा सोच विचार करना बंद कर दीजिए। सबसे बड़ी बात, आप मिस्टर होस्मर एंजल को अपनी याददाश्त से गायब करने की कोशिश कीजिए, जैसे वो आपकी ज़िंदगी से हुआ है। फिर आप नहीं समझते कि मैं उन्हें दोबारा देख पाऊंगी? मुझे डर है नहीं। फिर उनके साथ हुआ क्या है? आप ये सवाल मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उसका सही हुलिया जानना चाहता हूँ, और उसके वो खत जिन्हें आप देना चाहें। पिछले शनिवार की क्रॉनिकल में मैंने उनके लिए एक विज्ञापन दिया था। उसने कहा, ये रही उसकी स्लिप और उनके 4 पत्र। धन्यवाद। और आपका पता? नंबर 11 लॉयन प्लेस, कैम्बरवेल। मैं समझता हूँ मिस्टर एंजल का पता आपके पास कभी था ही नहीं। आपके पिता का बिजनेस स्थान कहाँ है? फेंचर स्ट्रीट में बोर्डोवर्क्स वाइन के बड़े इंपोर्टर के लिए यात्रा करते रहे। धन्यवाद। आपने अपना बयान बहुत साफ साफ दर्ज कराया है। आप अपने पेपर्स यहीं छोड़ जाएंगी और ये सलाह याद रखेंगी जो मैंने आपको दी है। इस पूरी घटना को एक सीलबंद पुस्तक समझिए और इसे अपने जीवन को प्रभावित ना करने दीजिए। आप बहुत दयालु हैं मिस्टर होम्स, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं होस्मर के प्रति समर्पित रहूंगी
जब वे वापस आएंगे मुझे अपने साथ ही पाएंगे। उसके हास्यास्पद हेड और भावशून्य चेहरे के बावजूद हमारी अतिथि महिला के निष्कपट विश्वास में एक श्रेष्ठता थी जो हमें उसका सम्मान करने के लिए बाध्य करती थी। उसने कागजों का एक छोटा सा पुलिंदा टेबल पर रखा और उस वादे के साथ चली गई कि जब भी कभी उसे बुलाया जाएगा वो आएगी। अपनी उंगलियों के पोरों को एक दूसरे से दबाए शर्लक होम्स कुछ मिनटों तक चुपचाप बैठा रहा। उसकी टांगें सामने की ओर फैली हुई थी और दृष्टि लगातार छत के ऊपर लगी हुई थी। फिर उसने रैक से अपना पुराना और तैलीय मिट्टी का पाइप निकाला जो उसके लिए सलाहकार का काम करता था और उसे जलाने के बाद अपनी कुर्सी में पीछे की ओर झुक गया। धुएं के छल्ले उठ उठकर गायब हो रहे थे और उसके चेहरे पर एक असीम उदासी थी। अध्ययन के लिए उस महिला के भीतर काफी कुछ था। उसने कहा, मुझे उसकी छोटी समस्या से वो ज्यादा दिलचस्प लगी। अगर तुम मेरे केसेस की पूरी सूची को देखो तो इसके जैसे कई केस मिलेंगे। वर्ष 1977 में एंडेवॉर का एक केस और इसी तरह का एक केस पिछले साल दी हैग में हुआ था। पुराने टाइप के होने पर भी इस मामले में 1 या 2 ब्यौरे ऐसे थे जो मेरे लिए नए थे, मगर वो महिला बहुत कुछ सिखाती थी। तुम उसमें कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे प्रतीत होते थे जो मेरे लिए बिल्कुल अदृश्य था। मैंने टिप्पणी की, वो अदृश्य नहीं था, सिर्फ तुम्हारा ध्यान उधर नहीं गया था वॉटसन। तुम्हें पता नहीं था कहाँ देखना है और इसीलिए जो कुछ महत्वपूर्ण था तुम उससे चूक गए। मैं तुम्हें कभी स्लीव्स, अंगूठों के नाखूनों की व्यंजकता या जूते के फीते से जुड़ी गंभीर निहितार्थ के महत्व को नहीं समझा सकता। अब तुम ही बताओ कि उस महिला के व्यक्तित्व से तुमने उसके बारे में क्या अंदाजा लगाया। वर्णन करो। ठीक है तो सुनो। उसने स्लेटी रंग के चौड़ी किनारी वाला हैट पहन रखा था जिसमें ईंट जैसे लाल रंग का एक फेदर लगा हुआ था। उसका जैकेट काला था जिसमें काले मन के सिले हुए थे और उसने काले जेड गहनों की एक पतली सी पट्टी गले में डाल रखी थी। उसकी ड्रेस भूरी थी, बल्कि यूं कहें कि कॉफी से भी ज्यादा गहरे रंग की, जिसके गले और आस्तीन पर जामुनी किनारियां थी। उसके दस्ताने स्लेटी रंग के थे और जो दाहिनी तर्जनी तक पहने गए थे। उसके बूट्स की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके कानों में सोने की छोटी छोटी गोल बालियां झूल रही थी और कुल मिलाकर वो खास संपन्न परिवार की कुछ गंवार किस्म की आराम तलब और बिंदास महिला होने का आभास देती थी। शर्लक होम्स ने धीरे से ताली बजाई। एक दबी हुई सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। कहना पड़ेगा वॉटसन, तुम तेजी से सीख रहे हो। तुम्हारे अवलोकन की दाद देनी पड़ेगी। ये तो सच है कि सारी महत्वपूर्ण चीजें तुम्हारी नजरें नहीं देख पाई, परंतु फिर भी तुम्हारे अवलोकन में एक पद्धति है और रंगों के मामले में तुम्हारी नजर बहुत पैनी है। बच्चे, एक व्यक्ति के सामान्य प्रभावों पर कभी भरोसा मत करो, बल्कि अपना ध्यान ब्यौरों पर केंद्रित करो। एक औरत के मामले में मेरी नज़र सबसे पहले उसकी आस्तीन पर जाती है। एक पुरुष के मामले में शायद उसकी पैंट के घुटने वाले भाग का अवलोकन करना बेहतर होगा, जैसे तुमने अवलोकन किया है। इस औरत की आस्तीनों पर मखमल की किनारियां, जो उसके मनोलोक के बारे में बताने के लिए सबसे उपयोगी है। कलाई से थोड़े ऊपर वाले हिस्से, जिसे टाइप करने वाला एक व्यक्ति टेबल पर दबाए रखता है, पर बनी दोहरी रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट थीं। हाथ से चलने वाली सिलाई मशीन के उपयोग से भी इस तरह का निशान बन जाता है, परंतु केवल बाईं भुजा में हथेली के सबसे चौड़े हिस्से के आर पार, जैसा इस महिला का था, होने के बजाय अंगूठे से सबसे दूर वाले हिस्से में। फिर मैंने उसके चेहरे की ओर नजर डाली और उसकी नाक के दोनों तरफ चश्मे के रिम के गड्ढेनुमा निशान देखे, तो उसकी समीप दृष्टि और टाइपिंग के बारे में टिप्पणी करने का उद्यम किया, जिससे वो चकित प्रतीत हुई। उससे तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था होम्स, पर निश्चित रूप से वो स्पष्ट था। फिर जब मेरी नज़र उसके पैरों की ओर गई तो मुझे काफ़ी ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसके दोनों जूते एक दूसरे से भिन्न थे। ये बात सचमुच कुछ अटपटी थी कि जूते की टो कैप कुछ अलंकृत थी, वहीं दूसरा जूता प्लेन था। एक जूते के 5 बटनों में से केवल निचले 2 बटन लगे हुए थे, वहीं दूसरे जूते का पहला, तीसरा, 5वां ये 3 बटन लगे थे। अब आप देखें कि एक युवा महिला जो अन्यथा सलीके से कपड़े पहनी थी, अपने घर से असमान बूट्स पहनकर निकली हो जिनके आधे बटन लगे हों, तो ये कहने के लिए बहुत चतुराई की जरूरत नहीं है कि वो बहुत जल्दी में थी। और कोई बात जो तुमने नोटिस की होम्स? सरसरी तौर पर मैंने इस पर भी ध्यान दिया कि उसने घर से निकलने से पहले एक नोट लिखा था, पर पूरी तरह से तैयार होने के बाद। तुमने इस पर ध्यान दिया था कि उसका दस्ताना तर्जनी से फटा हुआ था, पर साफ तौर पर तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी उंगली और दस्ताना दोनों पर बैंगनी स्याही के दाग लगे हुए थे। उसने जल्दबाजी में लिखा था और अपनी कलम दवात में कुछ ज्यादा गहरी उतार दी थी। ये आज सुबह ही हुआ होगा, नहीं तो उंगली पर निशान अब तक स्पष्ट ना रहे होते। ये सब मनोरंजक है, पर है आरंभिक ही। और अब मुझे अपने काम पर लग जाना चाहिए वॉटसन। क्या तुम विज्ञापन में दिया गया मिस्टर होमर एंजल्स का हुलिया पढ़कर सुना सकोगे? मैंने छपे हुए कागज की पर्ची को रोशनी के सामने रखा। गुमशुदा,
14 तारीख की सुबह की उस पर्ची में कहा गया था, हॉजमर एंजल नाम के एक सज्जन, ऊंचाई लगभग 5 फीट 7 इंच, गठा हुआ बदन, रंग पीला, बाल काले, सिर के बीच वाले हिस्से में थोड़े गंजे, घनी काली दाढ़ी मूछ, काला चश्मा, बोलने में थोड़ी हकलाहट। जब आखिरी बार देखे गए थे वो काला फ्रॉक कोट जिसमें रेशम की किनारियां थीं, वेस्ट कोट, गोल्ड अल्बर्ट चेन और स्लेटी रंगी हैरी स्ट्रीट पैंट पहने हुए थे। पैरों में इलास्टिक साइडेड बूट्स थे जिसमें ब्राउन गेटर्स लगे हुए थे। लंदन हॉल स्ट्रीट स्थित एक ऑफिस के कर्मचारी बताए जाते थे। लंदन हॉल स्ट्रीट स्थित एक ऑफिस के कर्मचारी बताए जाते थे। जो कोई सज्जन उन्हें लेकर आएंगे या उनका ठिकाना बताएंगे, इतना काफ़ी है, होम्स ने कहा। जहाँ तक उनके पत्रों का सवाल है, उनमें कोई खास बात नहीं। उनसे मिस्टर एंजल के व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, सिवाय इसके कि उसने एक बार बालजॉक को उद्धृत किया था। फिर भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट ज़रूर है जिस पर बेशक तुम्हारा ध्यान जाएगा। वे टाइप किए गए हैं, मैंने कहा। सिर्फ यही नहीं, उसके साइन तक टाइप किए हुए हैं। पत्र के नीचे देखो, कितनी सफाई से छोटे छोटे अक्षरों में छपा है, हॉजमर एंजल। तुम देख सकते हो कि 1 तारीख दी गई है और लेटर हेड पर लंदन हॉल स्ट्रीट के सिवाय कुछ नहीं छपा है, जो ऑफिस की ठीक ठीक स्थिति नहीं दर्शाता। उसके साइन से संबंधित पॉइंट बहुत कुछ बयां करता है। असल में हम उसे निर्णायक कह सकते हैं। किस बात का? मेरे प्यारे दोस्त वॉटसन, क्या ये मुमकिन है कि तुम ये ना देख पाओ कि इस केस में ये पॉइंट कितना महत्व रखता है? मैं कह नहीं सकता कि कैसे, जब तक कि उसकी ये मंशा ना रही हो कि अगर उसके खिलाफ वादे से मुकरने का कोई केस चले तो वो उन पत्रों में किए गए साइन को अपना मानने से इनकार कर सके। नहीं, पॉइंट वो नहीं था। मैं 2 पत्र लिखूंगा जो इस मामले को सुलझा देंगे। पहला इस शहर की एक फर्म को और दूसरा इस युवती के सौतेले पिता मिस्टर विंडीबैंक को, जिसमें उनसे पूछा जाएगा कि क्या वे कल शाम को 6 बजे हमसे मिल सकते हैं। अगर हम युवती के पुरुष रिश्तेदारों से पूछताछ करें तो ठीक होगा। और अब डॉक्टर, जब तक हमें इन पत्रों के जवाब नहीं मिल जाते हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस बीच हमें इन पॉइंट्स पर अपने अपने रुख को अपने तक सीमित रखना होगा। मेरे पास मेरे मित्र की कुशल तर्क शक्ति और असाधारण कार्यक्षमता में विश्वास करने के इतने सारे कारण थे कि मुझे लग रहा था कि उसे जिस रहस्य से पर्दा उठाने का कार्य सौंपा गया था, उसे अगर वो इतनी सहजता और आत्मविश्वास से ले रहा था तो ज़रूर उसके पास कोई ठोस कारण होंगे। केवल एक बार मैंने उसे असफल होते देखा था, बोहेमिया के राजा और आयरिन एडलर के फोटोग्राफ वाले केस में। परंतु जब मैंने द साइन ऑफ 4 के अजीबोगरीब क्रियाकलाप और ए स्टडी इन स्कारलेट से जुड़े असाधारण हालात की ओर मुड़कर देखा तो लगा कि इस बार गुत्थी इतनी उलझी हुई नहीं है कि जिसे होम्स सुलझा ना पाए। जब मैंने उसे इस विश्वास के साथ छोड़ा कि जब मैं अगली शाम को यहाँ लौट कर आऊँगा उसके हाथों में वे सब सुराग होंगे जो उसे मिस सदरलैंड के गुमशुदा दूल्हे की पहचान तक ले जाएंगे। होम्स अब भी अपने पाइप से कष्ट ले रहा था। उस समय मेरा दिमाग मेरे अपने पेशे से जुड़े एक गंभीर केस से निपटने में लगा हुआ था और अगला दिन मैं मरीज के बिस्तर के पास व्यस्त रहा था। जब मैं उस काम से फ्री हुआ, शाम 6 बजने वाले थे। मैं उछलकर घोड़ा गाड़ी में चढ़ा और उसे बेकर स्ट्रीट की ओर दौड़ा दिया। मैं डरा हुआ था कि जब होम्स केस के छोटे से रहस्य को उजागर करने के कगार पर होगा, उसकी मदद कर पाने में मुझे बहुत देर न हो जाए। परंतु मैंने शेरलॉक होम्स की लंबी पतली काया को आधी नींद में आराम कुर्सी पर धंसा हुआ पाया। टेबल पर बोतलों और टेस्ट ट्यूब के अंबार तथा कक्ष में फैली हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तीखी गंध ने मुझे बता दिया था कि उसने अपना दिन उन केमिकल्स के साथ बिताया था, जो काम उसे बहुत भाता था। क्या तुमने उसे सुलझा लिया है, होम्स? कमरे में प्रवेश करते हुए मैंने पूछा। हाँ, वो बेरिटा का बायसल्फेट था। नहीं, मैं उस रहस्य की बात कर रहा था, मैंने अधीरता से कहा। ओह, वो मेरा ध्यान उस सॉल्ट की तरफ था जिस पर मैं काम कर रहा था। उस केस में कोई रहस्य था ही नहीं। हालांकि जैसा मैंने कल भी कहा था, कुछ ब्यौरे जरूर दिलचस्प है। कमी सिर्फ इतनी है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो उस पाजी को छू सके। वो था कौन और मिस सदरलैंड को छोड़कर चले जाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था? मेरे मुंह से सवाल निकला ही था और होम्स जवाब में अपने होंठ हिला भी नहीं पाया था कि गलियारे में भारी कदमों की आवाज़ और दरवाजे तक दस्तक सुनाई दी। ये लड़की का सौतेला बाप मिस्टर जेम्स विंडीबैंक है, होम्स ने कहा। उसने मुझे लिखा था कि वो 6 बजे यहाँ पहुँच जाएगा। अंदर आ जाइए। जिस आदमी ने प्रवेश किया वो मझोले कद का तगड़ा आदमी था। उम्र लगभग 30 साल, क्लीन शेव्ड, त्वचा की रंगत पीली, एक सौम्य कपटपूर्ण अंदाज और स्लेटी रंग की पैनी और मर्मभेदी आंखें थी। उसने प्रश्नवाचक मुद्रा में बारी बारी हम दोनों पर नजर डाली, अपना चमकीला हैट साइड बोर्ड पर रख दिया और अभिवादन में थोड़ा सा सिर झुकाते हुए सबसे पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। गुड इवनिंग मिस्टर जेम्स विंडीबैंक, होम्स ने कहा।
मैं समझता हूँ टाइप किया हुआ वो पत्र आपकी ओर से आया है, जिसमें मुझसे मिलने के लिए 6 बजे का समय तय किया गया है। हाँ सर, मुझे डर है कि मैं थोड़ी देर से आया हूँ, मगर आप जानते हैं कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। मुझे खेद है कि मिस सदरलैंड ने इस छोटे से मामले में आपको इतना परेशान किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस तरह की शर्मनाक बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। ये मेरी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ था कि वो यहाँ आई, मगर जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा, वो जल्द ही उत्तेजित हो जाने वाली एक मनमौजी लड़की है, और यदि एक बार वो किसी बात पर अपना मन बना ले तो उसे वश में लाना आसान नहीं है। निश्चित रूप से मुझे आपसे इतना ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि आप पुलिस विभाग से जुड़े हुए नहीं हैं, मगर इस तरह की पारिवारिक दुर्भाग्य का दुनिया में ढिंढोरा पीटना सुखद नहीं है। इसके अतिरिक्त ये बिल्कुल फिजूल खर्ची है, क्योंकि ये कैसे संभव है कि आप इस होज़मेर एंजल को खोज सकें। इससे विपरीत, होम्स ने शांत भाव से कहा, मेरे पास इस विश्वास के हर कारण है कि मैं मिस्टर होमर एंजल को खोज पाने में बिल्कुल सफल रहूंगा। मिस्टर विंडीबैंक ने तमक कर अपने दस्ताने उतारे। ओह, ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा। फिर होम्स ने कहा, यह एक अजीब बात है कि टाइप किए गए अक्षरों का भी ठीक वैसा ही व्यक्तित्व होता है जैसा हाथ से लिखे अक्षरों का, जब तक कि वो हाल ही में खरीदे ना गए हों। 2 टाइपराइटर हूबहू एक जैसे अक्षर अंकित नहीं करते। कुछ अक्षर दूसरों की अपेक्षा अधिक घिसे हुए होते हैं और कुछ की छाप आंशिक होती है। मिस्टर विंडीबैंक, अब आपके नोट में हर बार जब भी अक्षर ई अंकित हुआ है, कुछ धुंधला है और अक्षर आर के निचले वक्र में कुछ कमी है। आपके टाइपराइटर की 14 अन्य विशेषताएं हैं, पर ये 2 जो मैंने बताई ज़्यादा स्पष्ट है। हम ऑफिस में अपना सारा पत्र व्यवहार इसी मशीन से करते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो कुछ घिस गई है। अपनी छोटी छोटी चमकीली आंखों से होम्स को घूरते हुए हमारे मेहमान ने जवाब दिया। और अब मैं आपको अपने एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन के बारे में बताऊंगा मिस्टर विंडीबैंक, होम्स ने कहना जारी रखा। मैं इन दिनों टाइपराइटर और अपराध के बीच संबंध पर एक छोटा लेख लिखने की सोच रहा हूँ। ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने कुछ परिश्रम किया है। मेरे पास यहाँ 4 पत्र हैं जो गुमशुदा आदमी की ओर से बताए गए हैं। वे सब टाइप किए हुए हैं। उनमें हर एक में न केवल ई अक्षर धुंधला है और आर अक्षर का निचला वक्र गायब है, जबकि अगर आप मेरे मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करें तो देखेंगे कि उनमें वे 14 विशेषताएं भी हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। मिस्टर विंडीबैंक अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और उसने अपना हैट हाथ में ले लिया। मैं इस तरह की ख्याली बातों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करता मिस्टर होम्स, उसने कहा। अगर आप उस आदमी को पकड़ सकते तो पकड़िए, और जब आपने ऐसा कर लिया हो तो मुझे बता दीजिएगा। निश्चित रूप से, कुछ कदम चलकर दरवाजे के लॉक में चाबी घुमाते हुए होम्स ने कहा। फिर जब मैं उसे पकड़ूंगा आपको बता दूंगा। क्या? कहाँ? मिस्टर विंडीबैंक चिल्लाया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो इस तरह इधर उधर देख रहा था जैसे पिंजरे में फंसा हुआ चूहा। ओह, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मिस्टर विंडीबैंक, होम्स ने शांत भाव से कहा। अब आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये बात शीशे की तरह साफ है, और आपकी इस टिप्पणी कि मेरे लिए उस आदमी को खोजना असंभव था में कोई दम नहीं था। आप मानते हैं ना? तो आप बैठ जाइए ताकि हम उस पर बात कर सकें। हमारा अतिथि निढाल होकर एक कुर्सी पर लुढ़क गया। उसका चेहरा बेजान लग रहा था और भौं पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, वो अकलाया। हाँ, मुझे भी इस बात का डर है, मगर ये बात हम दोनों के बीच रहेगी मिस्टर विंडीबैंक, कि मेरी नज़रों में अब तक आई सबसे निर्दयी, खुदगर्ज, कठोर और टुच्ची ट्रिक्स में से एक थी। अब इस घटनाक्रम का विवरण मुझसे सुनो, और जहां मैं गलती करूं मुझे टोक देना। एक ऐसे आदमी की तरह जो पूरी तरह से टूट गया हो, विंडीबैंक अपना सिर सीने तक झुकाए कुर्सी में उकड़ू बनकर बैठ गया था। होम्स ने अपने पैर फायरप्लेस के एक कोने में टिका दिए और अपने हाथ पैंट की जेब में रखे अपनी कुर्सी में पीछे की ओर झुककर बोलना शुरू किया। ऐसा लग रहा था मानो वो हमसे नहीं खुद से ही बात कर रहा हो। इस आदमी ने पैसे की खातिर अपने से बहुत ज़्यादा उम्र की औरत से शादी की, उसने कहा, और जब तक उनकी सौतेली बेटी उनके साथ रही उसने उसकी कमाई से मौज ली। उनकी स्थिति के लोगों के लिए वो एक अच्छी खासी आमदनी थी और वो ख़त्म हो जाने से काफ़ी फ़र्क पड़ता। इतनी बड़ी रकम के लिए कुछ करना जायज़ था। बेटी अच्छी खुशमिजाज लड़की थी, स्नेहमयी और भावुक भी। इसलिए स्पष्ट था कि लड़की के व्यक्तिगत गुणों और उसकी आमदनी के कारण उसे ज़्यादा दिनों तक सिंगल रहने नहीं दिया जाएगा। अब उसकी शादी का मतलब यकीनन कम से कम 100 पाउंड प्रतिवर्ष का नुकसान होता। तो उससे बचने के लिए उसका सौतेला बाप क्या करता? वो उसे घर तक ही सीमित रखने और अपनी उम्र के लोगों से मेलजोल ना बढ़ाने की व्यवस्था का सीधा सा रास्ता अपनाता है। मगर उसे जल्दी ही पता चल गया कि ये उपाय हमेशा के लिए कारगर नहीं होगा। वो बेचैन हो गई तथा अपने अधिकारों के लिए उसने आग्रह किया और इस बात की घोषणा कर दी कि वो अमूक नृत्य समारोह में जाएगी। अब उसका चालाक सौतेला बाप क्या करेगा? उसके मन में एक विचार पैदा हुआ
जिसके लिए उसके दिल के बजाय उसके दिमाग की तारीफ करनी होगी। अपनी पत्नी के साथ साठगांठ करके उसकी मदद से अपनी पैनी आंखों को काला चश्मे से ढककर मूंछों और घनी भौहें के साथ उसने एक छन्न रूप धारण कर लिया। अपनी स्पष्ट आवाज़ को फुसफुसाने के अंदाज वाली आवाज़ बना लिया और लड़की की भावुक दृष्टि का फायदा उठाकर वो हुज़्मर एंजल बन गया और अन्य संभावित प्रेमियों को दूर रखने के लिए खुद ही उससे प्यार जताने लगा। शुरुआत में केवल वो एक मजाक था, हमारे मेहमान ने दबे स्वर में कहा। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो इस हद तक प्यार करने लगेगी। ज़रूर तुमने ऐसा नहीं सोचा होगा। फिर भी हो सकता है कि वो युवती पूर्ण रूप से प्यार में पड़ गई थी, और यद्यपि उसे पता था कि उसका सौतेला पिता फ्रांस में था, फिर भी उनके साथ धोखा करने की बात कभी भी उसके मन में नहीं आई। एक सज्जन व्यक्ति ने उसे जो तवज्जो दी थी उससे वो अभिभूत हो गई थी, और उस आदमी के मुंह से अपनी माँ की इतनी तारीफ सुनकर वो उससे और भी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। इस बीच दोनों के बीच मुलाकातें हुई, सगाई की रस्म भी हुई, ताकि युवती के मन में किसी अन्य युवक के लिए प्यार पनपने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। परंतु ये स्वांग जीवन भर नहीं चल सकता था। फ्रांस की वे नकली यात्राएं बोझिल लगने लगी थी। ज़रूरत इस बात की थी कि इस पूरे व्यापार को इतने नाटकीय तरीके से खत्म कर देना कि वो नवयुक्ति के मन पर एक स्थायी दाग बनकर रह जाए, तथा कम से कम कुछ समय के लिए तो उसे किसी और प्रेमी को अपने जीवन में लाने का ख्याल तक न आए। इसीलिए उसे बाइबल पर हाथ रखवाकर वफादारी की कस्में दिलवाई गई, और इस बात का भी अंदेशा खड़ा कर दिया गया कि विवाह के दिन सुबह ही कोई अनहोनी घटना घट सकती है। विंडीमैन चाहता था कि मिस सदरलैंड उस बारे में इतनी भ्रमित रहे कि कम से कम 10 साल तो वो किसी और पुरुष के बारे में सोचे ही ना। वो उसे चर्च के दरवाजे तक ले आया, और फिर चूंकि वो इससे आगे नहीं जा सकता था, अतः उसने बग्गी के एक दरवाजे से प्रवेश किया और दूसरे दरवाजे से भाग निकलने की पुरानी चाल चली और वहां से गायब हो गया। होम्स के बोलने के दौरान हमारे मेहमान ने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास कुछ हद तक दोबारा हासिल कर लिया था, और अपने पीले चेहरे पर अकड़ का भाव लिए वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये हो भी सकता है और नहीं भी मिस्टर होम्स, उसने तुरंत कहा, परंतु अगर आप इतनी ही तीक्ष्ण बुद्धि के हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो मैं नहीं, आप है जो इस समय कानून तोड़ रहा है। मैंने शुरू से ही ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके कारण मुझ पर मुकदमा चल सके, मगर जब तक आप मुझे इस कमरे में बंद कर रखेंगे, मुझ पर हमले और अवैध रूप से बंधक बनाए रखने के जुर्म में आप पर जरूर कार्रवाई हो सकती है। दरवाजे का ताला खोलकर एक झटके से उसे खोलते हुए होम्स ने कहा, जैसा तुम कहते हो कानून तुम्हें छू भी नहीं सकता, फिर भी आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ जो तुमसे ज़्यादा सजा का हकदार हो। अगर उस युवती का कोई भाई या दोस्त हो, उसे तुम्हारी पीठ पर कोड़े बरसाने चाहिए। विंडीबैंक के चेहरे पर तिरस्कार का भाव देखकर गुस्से में उबलते हुए होम्स ने कहना जारी रखा, यह अपने ग्राहक के प्रति मेरे कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, पर फिलहाल मेरे पास ये चाबुक ज़रूर है, जिसके इस्तेमाल का लुत्फ मैं ज़रूर उठाऊंगा। उसने चाबुक उठाने के लिए तेजी से 2 कदम बढ़ाए, पर इससे पहले कि वो उसे हाथ में ले पाता, सीढ़ियों से किसी के बेतहाशा उतरने की आवाज़ आई। हॉल का भारी दरवाज़ा धड़ाम से खुला और हम खिड़की से देख सकते थे कि विंडीबैंक जान की बाजी लगाकर सड़क पर भागा जा रहा था। दूसरे दर्जे का लुच्चा। एक बार फिर खुद को कुर्सी के हवाले करते हुए होम्स ने हंसकर कहा, यह बंदा एक अपराध के बाद दूसरा अपराध करता रहेगा, जब तक कि अंत में फांसी का फंदा उसे आमंत्रित ना कर रहा हो। फिर भी कुछ मायनों में ये केस उतना बोरिंग भी नहीं रहा। मैं तुम्हारी तर्क प्रणाली के सभी पायदानों को अब भी समझ नहीं पाया हूं, मैंने होम्स से कहा। निश्चित रूप से ये तो शुरू से ही स्पष्ट था कि अपने विचित्र व्यवहार के लिए इस हुज़्मर एंजल के पास कोई तगड़ा उद्देश्य होना चाहिए था, और यह भी उतना ही स्पष्ट था कि हुज़्मर के गायब होने से जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला था वो था लड़की का सौतेला बाप। फिर यह तथ्य कि दोनों आदमी कभी भी साथ नहीं देखे गए, और ये कि एक आदमी तभी प्रकट होता था जब दूसरा वहाँ ना हो, काफ़ी कुछ बयां करता था। इसी तरह काला चश्मा, विचित्र आवाज़ और घनी बाहें भी किसी छन्नवेश की ओर इशारा करते थे। अपने साइन तक को टाइप करने की उनकी अनोखी क्रिया से मेरा संदेह और भी पक्का हो गया था। उसका एक ही अर्थ था कि मिस सदरलैंड के लिए उसकी लिखावट इतनी जानी पहचानी थी कि उसके एक छोटे से नमूने से भी वो पहचान जाती कि लिखने वाला कौन है। आप इन अलग अलग तथ्यों को कई अन्य छोटे मोटे तथ्यों से जोड़कर देखें तो वे सभी एक ही दिशा में संकेत करते हैं। और तुमने उनका सत्यापन कैसे किया होम्स? एक बार अपराधी नज़र में आ गया तो साक्ष्यों की पुष्टि करना आसान होता है। मैं उस फर्म को जानता था जिसमें यह आदमी काम करता था। फिर जो चीज़ें नहीं हो सकती थी उन्हें अलग करने की प्रक्रिया में एक संभावना सामने आई। छन्नवेश, गुलमुच्छे, काला चश्मा और आवाज़। मैंने उसका पूरा हुलिया इस गुजारिश के साथ उसकी फर्म को भेज दिया कि वे मुझे बताए कि क्या वो उनके किसी एजेंट से मिलता है। मैंने हुज़्मर एंजल के पत्रों से उस टाइपराइटर की विशेषताओं को पहले से ही नोटिस कर लिया था। फिर मैंने उसकी फर्म के पते पर उसे यहाँ आने की गुजारिश करते हुए एक पत्र लिखा। जैसी मुझे आशा थी, उसका जवाब टाइप किया हुआ था और उसमें अंकित अक्षरों में भी उपर्युक्त टाइपराइटर की वो छोटी छोटी विशेषताएं मौजूद थी। तभी मुझे फेंचर स्ट्रीट स्थित फर्म
वेस्ट हाउस एंड मार्क से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि मेरे द्वारा बताया गया हुलिया एक कर्मचारी जेम्स विंडीबैंक से हूबहू मिलता था। बस फिर क्या था? और मिस सदरलैंड, उसका क्या मिस्टर होम्स? अगर मैं उसे ये सब बताऊंगा तो वो विश्वास नहीं करेगी। तुम्हें वो फारसी कहावत याद होगी, उस आदमी को खतरा है जो शेर के बच्चे को पालता है। खतरा उसको भी है जो एक औरत की खुशफहमी को छीनने की कोशिश करता है। हाफिज में भी उतना ही ज्ञान और बुद्धिमत्ता है जितनी हॉरस में। यह थी शेरलॉक होम्स की कहानी, एक मामला पहचान का, अ केस ऑफ आइडेंटिटी, जिसे लिखा था सर आर्थर कैनन डॉयल ने। यदि आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी कहानियाँ सुन सकते हैं। मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।